गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि परमाणु की संरचना। किसके बारे में? परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना। ओके, परमाणु संरचना। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी द्रव्य है। द्रव्य मीन्स कोई भी किसी का टुकड़ा, चाहे वो आप चाक हो, चाहे वो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हो, या कोई भी ठोस चीज हो, है ना, या लिक्विड, मतलब किसी कोई भी चीज है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में करते रहें। जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए छोटा सा हम कोई भी स्टोन ले लें, या इस तरीके का कागज है ना, और या चाक मान लीजिए, तो उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करते रहें। देखो ये टुकड़ा हो गया, एक छोटे टुकड़ा हो गया। इससे भी हम उसका और भी छोटा टुकड़ा करें तो कोई द्रव्य है। वेरी गुड, ये देखिए, तो ये चाक है। तो चौक जो है, इसके हम छोटा टुकड़ा करें। हम पढ़ाना है, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं परमाणु संरचना। किसके बारे में? तो हम इस चौक का कोई भी वस्तु होती है, चाहे कोई भी पदार्थ होता है, वो सभी एटम से मिलकर के बनते हैं। कोई बिना एटम का तो कुछ बनता ही नहीं है, होता ही नहीं बिना एटम के। तो मान लीजिए ये चाक है, तो चाक में भी एटम हो गए। तो हम इसको तोड़ दें, और फिर इस चौक को तोड़ने के बाद फिर हम इसको चौक को और हिस्सा छोटे कर दें, फिर इससे और छोटा कर दें, फिर उससे छोटा कर दें। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इसके टुकड़े होना बंद हो जाएंगे। क्लियर? जब किसी द्रव्य को, जब किसी पदार्थ को हम उसको विभाजित करते जाएं, तोड़ते तोड़ते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, उसके बाद उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जब विभाजित नहीं किया जाता तो उसी को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। और या फिर हम कह सकते हैं उसको एटम। क्या कहेंगे? एटम। क्लियर? तो एटम्स जो है वो ऐसा सूक्ष्म कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? क्या नहीं कर सकते? हम विभाजित नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे, मतलब हम कह सकते हैं कि दो छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। अब हम लोग बात करें, परमाणु समझ में आ गया? एटम है, परमाणु एक ही बात है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस लें, ऐसा कोई पदार्थ लें, फिर मैं बता दूं, एक चौक है, चौक के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो एक स्थिति आ जाएगी कि वो टूटना बंद हो जाएगा। क्लियर? जो टूटना बंद हो जाए, जिसको हम विभाजित ना कर सके, उसे हम एटम कहते हैं। क्लियर है? अब बात एटम के बाद फिर क्या होता है, हम बात करते हैं आपकी अणु की। किसकी बात करेंगे? अणु क्या है? जो टूटना बंद हो जाए, परमाणु कहलाता है या एटम कहलाता है। तो इस एटम को जो टूटना बंद हो जाए, एटम, एक एटम सेम उसका दूसरा एटम। क्लियर? समझ में आ रहा? दो या दो से अधिक एटम, दो या दो से अधिक एटम मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो दो या दो से अधिक एटम मिलकर के सेम दो या दो से अधिक सेम एटम, समान दो या दो से अधिक एटम मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसको बनता है जाके अणु। क्या बनेगा? अणु। इंग्लिश में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अणु को? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ओके, हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो एटम्स के बारे में और जाने। एटम की संरचना क्या है कि हम इसको विभाजित, इस एटम को कभी हम विभाजित नहीं कर सकते। एक तो ये कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन बाद में बदल गई। वैज्ञानिक जो नीरबोर वगैरह है ना, या डाल्टन के बाद जो स्थिति बनी है, उन्होंने कहा नहीं, एटम को विभाजित भी किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसके बाद क्या हुआ, फिलहाल सबसे पहले वैज्ञानिक कहा कि एटम को हम विभाजित नहीं कर सकते। एटम का द्रव्यमान होता है, एटम का एक अपना आकृति होती है, तो उसकी गोल होती है, ठीक है ना, ये समान होती है। तो हम इसके बाद बात कर रहे हैं आपके, जैसे कोई भी हम दो समान एटम ले लें, जैसे हाइड्रोजन, एक एटम सी होगा हाइड्रोजन का,
दूसरा हम इसका सेम हाइड्रोजन ले लें, तो दो दो एटम्स हो गए। तो एटम की परिभाषा क्या है? एटम की क्या परिभाषा है कि किसी भी द्रव्य को उसको तोड़ते जाए तो एक स्थिति ऐसी है जो विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहते हैं। क्लियर समझ आ रहा है? तो अब एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, फिर हमने सेम की बात की, तो इसे सेम फिर ले लिया हाइड्रोजन का एटम। तो इसमें करने के बाद ये आपस में मिलकर के एक हाइड्रोजन का अणु का निर्माण होता है। क्लियर समझ में आ गया? अणु को क्लियर समझ में आ गया? तो अणु और एटम्स, तो एटम्स स्मॉल होता है, अणु थोड़ा सा बड़ा होता है। अणु कैसे बनता है? दो परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है। अणु को तोड़ देंगे परमाणु बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अणु को हम तोड़ दें तो परमाणु बन जाएगा, और परमाणु को तोड़ दें तो परमाणु को जोड़ दें तो अणु बन जाएगा। क्लियर समझ में आ गया? एनी डाउट? अब हम बात करें, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कणाद, महर्षि कणाद थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने एटम्स के बारे में, संरचना के बारे में सबसे पहले बताया। क्लियर हुआ? उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी, सब एटम से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सब एटम से मिलकर बने होते हैं, और वो एटम्स आपस में मिलकर के अणु का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक थे कणाद, उन्होंने सबसे पहले, क्या नाम था उनका? कणाद। ओके, हाँ, महर्षि कणाद थे, उन्होंने सबसे पहले इनका बताया। इसके बाद वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक और हुए जिन्होंने एटम के बारे में और बताया, एटम के बारे में और बताया, और कहा कि ये इनका निर्माण होते हैं और इनको उसके बाद विभाजित नहीं किया जाता है, जिसका नाम है डिमाक्रिस्टस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डिमाक्रिस्टस, और एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके बारे में भी बताया, एपिक्यूरस। एपिक्यूरस दो वैज्ञानिक थे जिनको हम एपिक्यूरस कहते हैं। इन्होंने इन एटम के बारे में डिटेल्स में बताया कि इनके अंदर जो है, जो एटम्स है, वो बहुत सूक्ष्म होता है और जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्या करते हैं वैज्ञानिक? अब आते हैं एटम के बारे में आगे। वैज्ञानिक डाल्टन थे, उन्होंने, किसने? वैज्ञानिक डाल्टन ने सन 1818 ईस्वी में, कितने में? 1808 ईस्वी में वैज्ञानिक डाल्टन थे, वैज्ञानिक डाल्टन इन्होंने 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में बताया कि हम इनको इन्होंने संरचना के बारे में बताया और कहा कि ये जो एटम्स होता है, हम इतने माइन्यूट होते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जो देख पाते हैं, लेकिन अपने आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख पाते। क्लियर समझ में आ रहा है? कैसे नहीं देख पाते? आंखों से, हम अपने नेकेड आई से हम इनको नहीं देख पाते। क्लियर है? अब देखिए एटम के बारे में और थोड़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये संरचना होती है, ये इस तरीके का होता है। क्लियर है? और इस तरीके का होने के बाद इसमें एटम के अंदर कहीं प्रोटॉन्स, P4 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। ये थोड़ी सी संरचना इनके बारे में उन्होंने बताया। किसने बताया? वैज्ञानिक डाल्टन ने। उन्होंने इसको बता दिया और ये बताया कि जो एटम्स होते हैं इनके अंदर होते हैं, और इनको कभी विभाजित नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता था? हाँ, इनको तोड़ के हम लोग विभाजित कभी नहीं कर सकते, और ये बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, छोटा होता है बिल्कुल, तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्लियर हुआ? इसमें अब बात करते हैं हम लोग आगे। परमाणु बहुत छोटा होता है, लेकिन इस परमाणु के बारे में उन्होंने आगे बताया कि एक गोल संरचना, इनके बारे में
डिटेल्स में आगे बताया है कि इनमें क्या है कि एक सूत्र होता है, जैसे प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, और बताया है कि इसमें एटम के अंदर स्वयं एटम नहीं है, लेकिन एटम के अंदर प्रोटॉन होगा, क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा। ये 3 आवेश अंदर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं और इनकी खोज किसने की, जानिए। हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिकों के बारे में। एक जनरल एक ट्रिक्स है, ईंट, क्या लिखा है, ईंट पर नाच, क्लियर। तो ईट E4 होता है इलेक्ट्रॉन, ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टी से थॉमसन ने, तो इनका नाम होता है जे जे थॉमसन, क्लियर, जे जे थॉमसन। तो ईंट पर नाच, E4 होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव, तो ईंट पर नाच, ई से E4 इलेक्ट्रॉन, और टा से होता है जे थॉमसन ने, यानी जे थॉमसन ने। P4 होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने की, बोलो, रदरफोर्ड ने, किसने, रदरफोर्ड, क्लियर, समझ में आया, रदरफोर्ड ने की। अब N4 क्या होता है, ना से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने, चा से चैडविक, ओके। तो ईंट पर नाच का मतलब होता है E4 होता है इलेक्ट्रॉन, और जे जे थॉमसन ने की, और P से होता है प्रोटॉन जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की, और N4 होता है न्यूट्रॉन जिसकी खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की, क्लियर हो गया। तो E4 इलेक्ट्रॉन किसने, हाँ। अब ई पे हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, P4 पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसमें हाँ होता है। और इसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से हमेशा उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वैज्ञानिक को लेते हैं, जिसका नाम है जे जे थॉमसन, ओके, जे जे थॉमसन, क्लियर। जे जे थॉमसन के बारे में, जो वैज्ञानिक जे जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या किया कि इसके एटम्स के बारे में डिटेल में बताया, और कहा कि ये एक एटम्स है, क्या है, एटम्स है, और इस एटम्स का व्यास भी होता है। अगर इसका कोई संरचना है तो इसमें निश्चित रूप से कोई व्यास तो होगा, अगर गोला है तो उसका व्यास होगा, ठीक है, उसकी व्यास होगा ना। तो उन्होंने कहा कि इसका जो व्यास होता है, ये यहां से इधर करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी, और यहां से पूरा हम व्यास की बात करें, क्या, किसकी व्यास करेंगे, व्यास। तो इसकी जो व्यास होता है वो होता है 10 पे पावर -10 मीटर, क्लियर, इतना इसका व्यास होता है। अगर हम इस एटम के व्यास की बात करें, किसके, एटम के व्यास की बात करें, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, क्लियर हुआ, -10, क्लियर, समझ में, इतना उसका व्यास होता है। जे किसने बताया, ये जे जे थॉमसन ने इसको इसके बारे में बताया, क्लियर हुआ। इसके बाद आता है, और उन्होंने ये भी बताया थॉमसन ने कि एक संरचना होती है, और इस संरचना इसी में प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, कहीं नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें न्यूट्रॉन, यानी इसी गोले के अंदर, इस संरचना के अंदर प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन कहां होंगे इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रदरफोर्ड, वैज्ञानिक रदरफोर्ड के बारे में, किसमें, वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे, उन्होंने क्या किया, उसकी संरचना को देखा, वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड, वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक एटम्स, बहुत एटम्स, ये
क्लियर? और एटम्स लिया और उन्होंने क्या किया, इस पर कुछ विचार करके इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कर डाली। किसकी कर डाली? अल्फा कणों की इसमें बमबारी कर डाली। अब देखिए जो बमबारी की उन्होंने, ये अल्फा कण थे, ये तो जब एटम पे बमबारी कर रहे थे, अल्फा कण इस पे उसके ऊपर पहुंचा रहे थे, तो कुछ अल्फा कण तो थे अपने मार्ग से विचलित हो गए, परावर्तित हो गए। कुछ अल्फा कण के, और इसके अंदर जो आपका एटम्स है, एटम की जो संरचना है, तो अल्फा कण स्ट्राइक किया, तो वो स्ट्राइक टकराने के बाद अपने मार्ग से थोड़ा सा तिरछा चला गया। क्लियर? यानी टकरा, जैसे किसी से हम जैसे इसे फ्रिज रखा, हम इसे टकराएं तो टकराने के बाद ऐसे करके इधर से निकल जाएंगे। क्लियर है? तो और कुछ ये अल्फा कण जो थे टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो गए। क्लियर हुआ? कुछ अल्फा, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एटम की संरचना के बारे में जानकारी करने के लिए उन्होंने एटम परमाणु पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करा दी। क्लियर? अल्फा कणों की बमबारी की। उन्होंने क्या किया कि अल्फा कण जब स्ट्राइक कर रहे थे उस पर, तो कुछ अल्फा कण टकराने के बाद वो क्या हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए या अब कुछ परावर्तित हो गए। क्लियर? और कुछ अल्फा कण थे अपने मार्ग में सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल गए, यानी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे थे सीधे निकल गए। तो निश्चित रूप से अगर जो सीधे निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो खाली जगह होगी। क्लियर है? तो फिर उसके बाद क्या, लेकिन कुछ अल्फा कण, रदरफोर्ड ने देखा कुछ अल्फा कण टकराने के बाद अपने मार्ग पर पुनः वापस आ गए। ये अल्फा कण है और ये अल्फा कण। तो ये अल्फा कण जो है जब गए तो इससे टकराने, एटम से टकरा के और अपने मार्ग पर वो वापस आ गए। क्लियर है? हाँ, एटम्स जब अल्फा कण वापस आ गए, क्यों वापस आ गए? क्योंकि निश्चित रूप से एटम में के बीच में कोई सॉलिड भाग होगा, तभी ना। अच्छा बताओ, हम कहें कि आप जो है इस गेट के अंदर पार निकल जाओ, गेट के पार निकलो। मैं निकल पा रहा हूं? अरे मैं दीवार पर अंदर घुस जा रहा हूं, घुस गया? नहीं घुस पाया। क्यों? मैं इसलिए नहीं घुस पा रहा हूं क्योंकि ये वॉल जो है वो कैसी है? सॉलिड है। कैसी है? सॉलिड है। तो रदरफोर्ड के दिमाग में आया, उन्होंने एक आइडिया उनके माइंड में आया कि अल्फा कण, कुछ अल्फा कण तो अपने टकराने के बाद तिरछे हो जा रहे हैं, अपने मार्ग को बदल दे रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण जो अपने मार्ग में सीधे चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एटम्स भी अंदर भी पोला है, अंदर भी खोखला है, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद अपने ही मार्ग पे वापस लौट आए। जैसे मैं यहां गया, दीवार से टकराया, तो फिर अपने मार्ग पे वापस आ गया ना। तो इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से हम वापस क्यों लौटे, क्योंकि दीवार ठोस है, हम इसके अंदर नहीं जा पाते। क्लियर है? इसीलिए रदरफोर्ड ने अपना एक आइडिया बनाया, उन्होंने दिमाग में आइडिया आया कि ये जब टकराए हैं तो निश्चित रूप से इसके अंदर कोई सॉलिड भाग है, कठोर भाग है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल्स अब टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस आ गए। क्लियर हुआ? तो उसी सॉलिड भाग को, इसके अंदर उसी कठोर भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं या फिर केंद्रक कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, तो या फिर हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर समझ में आया? तो रदरफोर्ड ने ये कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर, एटम के अंदर भी एक कठोर भाग है, सॉलिड भाग है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है? और ये जो न्यूक्लियस होता है वो दो मूल कणों से बना होता है। किससे? दो मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से मूल कण होते हैं? एक को हम प्रोटॉन कहते हैं और दूसरों को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है? और ये प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। एक बार और, अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण हमेशा बराबर होता है, अल्फा कण बराबर होता है हीलियम के। जानते हैं किसके बराबर होता है? हीलियम के। हमेशा याद रखना, चाहे वो अल्फा कण कहो या फिर आप हीलियम कहो, तो समझ में आ रहा है? तो अल्फा कण हमेशा हीलियम के बराबर होता है। हीलियम जानते हैं, हीलियम से परिचित हुए हैं। हीलियम का एटम सिंबल क्या होता है?
He होता है। और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? नो, 2 होता है। हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है। क्लियर है ना? तो इसलिए हम इन्होंने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में भी 2 मूलक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। क्लियर, समझ में आया? आगे फिर इसके बाद देखिए, फिर न्यू वैज्ञानिक्स, इतना क्लियर हुआ? तो रदरफोर्ड ने इतना बता दिया। क्लियर हुआ? इतना बताने के बाद फिर यहां गया कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन कहां है? आगे स्ट्रक्चर देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है। जब इतना हो गया तो रदरफोर्ड ने जब स्ट्राइक करने के बाद जब उस पर क्लियर कर दिया कि क्या होता है, स्ट्राइक किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसमें हाँ होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि तो इनसे पूछे कि इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करते हैं और कहां पर होते हैं। क्लियर हुआ? उन्होंने कहा कि एक सॉलिड भाग जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, P4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया, कैसे लगाते हैं? तो देखिए इन्होंने कहा इस तरीके से 1 2 3 4। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन कहां है? इसकी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? क्या चक्कर लगाते हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बता दिया। लेकिन वैज्ञानिक निर्भोर थे, उन्होंने कहा साहब अगर ये इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, अगर चक्कर लगा रहे हैं तो एक स्थिति तो ऐसी आ जाएगी कि ये नाभिक में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां के बाद इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये की स्थिति फिर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, फिर ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, चक्कर लगाएगा अपने नाभिक की तरफ, वैसे ही इनके बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अगर दूरी कम हो जाएगी तो उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में धीरे 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 धीरे, क्लियर समझ में आ रहा है? तो जब ये और पास में आएगा, मान लीजिए यहां आ गया तो इनकी दूरी और कम हो गई, मान लीजिए यहां आ गया तो इलेक्ट्रॉन इसकी दूरी और कम हो गई। क्लियर है? तो जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा उसकी और स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की जाकर के वो एट लास्ट नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो एकदम नाभिक में जैसे गिर जाएगा तो एटम एकदम विनाश हो जाएगा। क्लियर? लेकिन वैज्ञानिक महोदय कहते हैं कि एटम कभी भी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी बताया चौक के माध्यम से कि चौक को हम छोटे छोटे टुकड़े करें और तब तक तोड़ते रहें जब तक वो टूटना बंद ना हो जाए, वही एटम कहलाता है। तो एटम को कभी नष्ट नहीं किया जाता, पता है ना, नहीं होता है। लेकिन तो फिर ये कैसे नष्ट हो गया? क्योंकि तो वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से मूवमेंट नहीं करते। हाँ, रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था, ये जो मॉडल था, इस मॉडल के अनुसार ही, इस मॉडल के अनुसार ही आपके एटम बॉम्ब बने। एटम बॉम्ब जानते हो? टाइमिंग बॉम्ब। जैसे यहां पे था, यहां इलेक्ट्रॉन है, चलिए टिक 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 करता हुआ, जैसे देखे ना बम देखे होंगे, तो एट लास्ट उसमें एकदम विस्फोट हो गया। तो साइंस में कोई चीज खराब नहीं होता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी के आधार पर ये देखा कि ये गलत हो। फिर उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक नील बोर। क्या आते हैं? हाँ, अब देखिए
तो बात कर रहे थे हम लोग इसकी संरचना की, है ना, संरचना। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर ऐसे नहीं, एक एटम है वो न्यूक्लियस है और ये इसको हम पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब मान लीजिए किसी घर में 5 भाई है, एक तो वो बड़ा है, उसकी चलेगी ना, छोटे पे तो अपना गए पानी भर के लाओ, तो वो पानी भरने चला जाएगा, और अगर नहीं करे तो 2-3 मारेगा और पापा झूठ भी बोलेगा, पापा जी ऐसा काम नहीं कर रहा था, ये बिगड़ा जा रहा है, समझ रहे, तो पूरे घर में उसी का शासन चलेगा, लेकिन पिताजी को छोड़ के। इसी तरीके से प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, अविसित है ना, इसलिए पूरा न्यूक्लियस हमारा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने बताया कि इसके चारों ओर ऑर्बिटल होती हैं, यानी कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और ये 4 प्रकार की कक्षाएं होती हैं इस तरीके से। ये कितनी हो गई, 4। यहां पर पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 कक्षाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, नाभिक से गिनते हैं, जिधर नाभिक होता है वहीं से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। फिर हम इसका देखें तो उसको बोलते हैं के, एल, एम और एन, क्लियर। तो इस तरीके की कक्षाएं होती हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे। अब इसमें देखा कि अगर ये कक्षाएं इस तरीके होती हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है और अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो वो उसी स्पीड में घूमता रहेगा, वो कभी भी नाभिक में नहीं गिरेगा, और इस तरीके से यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो घूमता रहेगा, कभी भी अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाएगा, जब तक उसको कोई बाहर से एनर्जी ना दी जाए। अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में वो मूव करता रहेगा, हल्का से एनर्जी देंगे तो ये जंप करके किसी दूसरे में चला जाएगा, और एक स्थिति बाहर भी चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो मूवेबल है, हमेशा घूमते रहते हैं, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से 4 कक्षाएं होती हैं, क्लियर है, आगे। अब ये जो कक्षाएं हैं ये, तो यहां पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने क्या है, तो आप देखिए, हम आप बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, किसकी, इसमें देख लो थोड़ा सा और, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, अच्छा, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, क्लियर। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से, किसे इंडिकेट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, किसी भी परमाणु में, समझ लो, किसी भी एटम में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस यानी बीच में, केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को, किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्लियर, समझ में आया। तो इसमें परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्लियर, समझ में आया। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, क्लियर है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर प्रोटॉन होगा, जितने प्रोटॉन होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाता है, क्लियर हुआ, एनी डाउट, समझ आ गया परमाणु क्रमांक। जैसे हमने कहा सोडियम, वो पोटेशियम, तो पोटेशियम में कितने परमाणु क्रमांक होंगे, परमाणु क्रमांक क्या है, 19, तो इसमें 19, तो इसका 19 प्रोटॉन की संख्या, क्लियर हुआ, 19 प्रोटॉन की संख्या होगी। अब एक चीज और ध्यान रखो कि प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, यानी P इक्वल टू E, जितने किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे,
जैसे हमने कहा कि ये क्या है, Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, वेरी गुड 11। तो 11 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 11, E4 बराबर 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, बोलो 11। क्लियर, समझ में आया, ये भी 11 होगी, यहां तक क्लियर है। तो परमाणु क्रमांक क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्लियर, परमाणु क्रमांक जो कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। क्लियर, अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसकी, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ये क्या है, इसको ए से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल। क्लियर, इसको कैपिटल। ये क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्लियर, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, तो देखो ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है। क्लियर, तो किसी भी नाभिक, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान। क्लियर, समझ आ रहा है कि किसी भी नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ, फिर एक बार रिवाइज कर लें। न्यूट्रॉन का, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कहां से आती है, न्यूट्रॉन की संख्या किसको, अभी बता रहे। तो क्लियर हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे याद करेंगे, मान लीजिए हमने कहा सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो उसमें 11 परमाणु है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, तो द्रव्यमान संख्या तब क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ोगे तभी ना द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान संख्या इसका होता है 23। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो इस 23 में से 11 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 12 बचाएंगे, ये 12 क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हम द्रव्यमान की संख्या में से अगर हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। ठीक है, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही है। ओके, जय हिंद, जय